गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि अपन सबने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे, नहीं कुछ इशू की वजह से आपको चैनल पर क्वेश्चन नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी है। अब आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण। क्या गुरुजी बहुपद पूरा हो गया? तो हाँ, अपना क्लास 9th का 100% हो गया, क्लास 10th का आपका 70 से 80% हो गया। गुरुजी शेष कब होगा? शेष जैसे ही दो चरों के रैखिक समीकरण खत्म होंगे और द्विघात समीकरण स्टार्ट कराएंगे, हम करा देंगे, आप भरोसा रखिए। गुरुजी छोड़ क्यों दिया? क्योंकि उसमें थोड़ा ग्राफिक्स का काम था, तो ग्राफ हम इसमें पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण में, हम उसमें बता देंगे। पहले तो आप समीकरण समझिए क्या होते हैं। तो दो बीजीय व्यंजकों को पहले हेडिंग डालिए समीकरण, जैसे बहुपद की परिभाषा लिखी थी वैसे पहले लिखिए समीकरण की परिभाषा। फिर रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों का क्या होता है, पहले समीकरण की परिभाषा लिखिए, इक्वेशन, EQUACTION। एक ऐसी मीनिंग होती है इक्वेशन जिसमें पांचों स्वर होते हैं तुम्हारे। ये तुम्हारे जीके का क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन सी नहीं होती है। चलिए लिखिए, दो बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन, दो बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक चर बराबर के चिन्ह से पृथक होते हैं, समीकरण कहलाता है। अच्छा, साइंस का मैंने कहा था, तो साइंस में इस संडे में आपको शायद मैं गति वाला टॉपिक पूरा ही करा दूंगा, लगभग 2 घंटे की क्लास सोच रहा हूँ देने की, अगर होगा पॉसिबल, स्वास्थ्य काम दिया तो, और साइंस स्टार्ट हो जाएगी। पहला टॉपिक मोशन, क्योंकि अपन सेल्स पढ़ चुके हैं, आप फिजिक्स में आएंगे और मोशन पढ़ेंगे। और मोशन जितने बच्चों ने पढ़ लिया है स्कूल में, वो आज कमेंट में लिखेंगे सर गुरुजी हमारा गति हो गया, फिर मेरा गति पढ़ लेना, फिर देखना गति में अंतर है कि नहीं। ठीक है, पृथक समीकरण कहलाता है। जैसे हम कहते हैं 3x + 7 = 0, ये समीकरण है। हम कहते हैं x + 5 = 0, ये समीकरण है। ये सारी चीजें क्या है, समीकरण है। इसके बाद फिर जैसे शब्द आया रैखिक समीकरण, तो लीनियर इक्वेशन देखिए, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। देखो, ऐसा समीकरण जिसमें रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। गुरुजी कितनी क्लास लगेंगी बहुपद में? तो आपने 15-16 क्लास लगा दी, तो बेटा 15-16 इसमें लगेंगी। छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बहुपद की जिसने 15-16 क्लासेस देखी होंगी, और ये जो 2x पे 1.5x पे देखते हो ना बाबू क्लास, कुछ समझाएला ना, बराबर समझे। आपको अगर पढ़ना है मैथ तो अच्छे से पढ़िए। ऐसा समीकरण जिसमें रैखिक बहुपद होता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि 6x - 20 बराबर 9/2। ठीक है, इसमें नोट करके लिख लीजिए,
चर की घात 1 होती है, चर की घात 1 होती है। ये तुम्हारा रैखिक समीकरण हो गया। अब चलो, अब हम आते हैं समीकरण, हमने पढ़ लिया समीकरण क्या होता है भैया, दो बीजीय व्यंजकों का ऐसा करना जिसमें एक या एक से चर के बराबर होता है। जैसे हम कहें कि राम के पास 20 सेब थे, उसमें हम ऐसा कहें कि राम के पास कुछ सेब थे, उन सेबों का आधा उसने सीता को दे दिया, शेष सेब बताओ कितने बचे। तो मान लेना, माना कि शेष सेब उसके पास 20 बचे, तो मान लेना माना कि उसके पास x सेब थे, आधा उसने किसको दे दिया, सीता को दे दिया। x थे, आधा दे दिया, बचे कितने 20, तो x मान लिया x थे तो x दिए कितने x/2, बचे कितने 20, इनको हल कर दें तो x/2 बराबर 20, तो x बराबर 40। तो ये समझ रहे हो ना, ये होता है कि बात को लिख देना। चलिए अब हम कुछ आपको पहले समीकरण हल करना सिखाते हैं। जो मुख्य बात है हमारी, हमने पढ़ लिया ये थ्योरी। अच्छा, ये जो बच्चे हम क्वेश्चन लगवाते हैं ना बेटा, इनको एक आप देखो फेयर कॉपी नहीं बनाए तो एक रफ कंपाइन अच्छे से करो, एक एक क्वेश्चन को क्रमबद्ध फेयर कॉपी की तरह ही लगाओ। ये नहीं हो बता नहीं हमें तो इतना क्वेश्चन कराया हर टॉपिक को गुरुजी 100-150 क्वेश्चन। अरे बेटा मोर प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस होगे नॉलेज बीट्स एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही जो आपका होता है ना क्वेश्चन का, तो आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे एक टॉपिक पे आप 100 को क्वेश्चन मार दीजिए। समझ में आ गया, हम एक समझाएंगे उस पर 100 क्वेश्चन बनाइए आप, फिर देखिए आपकी मैथ कहाँ बूस्ट करती है। चलिए हम पहले कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम कहें 3y + 5 = 44, y का मान बताओ। निकालो y का मान, निकालो भैया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजाक लग रहा होगा, जिनको बन रहे होंगे ठीक है, कईयों को तो घरों को निकालते ही नहीं बनेगा। तो देखो 3y = 44, इसको पक्षांतर करेंगे -5, घटाओ, जब घटेगा तो बचेगा 39, तो y बराबर 39/3, काटोगे तो y बराबर 13, y बराबर क्या आ गया 13, इसका आंसर है। 13 इसका क्या है आंसर है। एक क्वेश्चन और करिए आप लोग, किताब भूल है कुछ नहीं है, क्लास 7 के क्वेश्चन लगवा रहे हैं बाबू। ठीक है, ऐसे हम बनाते तो टाइम लगता है ना समीकरण बनाने में, फिर आप लोग चिल्लाते गुरुजी इतना टाइम ले रहे हो। इसलिए हमने 7th की क्लास देखी, बुक रखी थी मेरे पास एनसीईआरटी वाली, तो हमने कहा चलो इसी क्वेश्चन लगवा देते हैं। कईयों को लग रहा है हम 7th पढ़ रहे हैं। हाँ भैया, 3n + 7 = 25, निकालो इसमें n का मान। 2p - 1 = 23। आई तो कईयों को बुझाया ना, कैसे करेंगे, करिए 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 भैया। देखो इसमें हम क्या है 7 को ले जाएंगे उस तरफ। अभी एक यहाँ लिखा है 2 चर वाले, एक चर वाले हैं, तो पक्षांतर करने पर क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर इसको 3n = 7 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 7 घटाएंगे तो 18 बचेगा 3n, n बराबर 18/3, 3 का देंगे तो 6, n बराबर कितना आ गया 6, n बराबर कितना आ गया 6। हाँ 2p - 1 = 23, 2p बराबर वहाँ जाएगा 23 + 1, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा 24, p बराबर क्या हो जाएगा 24। ये चूंकि गुणा में है तो गुणा काय में आएगा भाग में, तो 12, p बराबर 12। हमको पता है कईयों को नहीं बन रहे होंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। चलिए अभी इसमें हम 5-6 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसे लिखेंगे। सॉरी थोड़ा ये स्वास्थ्य इशू है, जुकाम खांसी हो, क्योंकि बरसात होती है तो हम नहा लेते हैं बरसात में। बच्चों को सिखाते हैं नहीं नहाना चाहिए, लेकिन हम खुद बच्चे बन जाते हैं। जो मुझे जानते हो जानते हैं अच्छे से बरसात से मैं कितना प्रेम हूँ। 46, तो बरसात हुई नहीं कि हमारा हेलमेट खुल जाता है बाइक चलाते समय, बस लौट रहे हो काम से जा रहे होते तो रेनकोट खुलता है। 10p + 10 = 100, और 3s + 12 = 3s + 12 = 0। चलिए ये 4 क्वेश्चन में हम आपको सब सिखा देंगे कैसे पक्षांतर होता है। हाँ देखिए इसको देखिए, ये बेटा जब भी माइनस वाला पक्ष बदल देगा, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर,
पक्षांतर करने पर करेंगे तो 3n, ये -2 तब जाएगा तो 46 + 2, 3n बराबर कितना हो गया 48। अब ये देखो 3 और n, तो 3n का मतलब हो गया 3 गुणा n, ये गुणा में लिखा है, 3 काय में लिखा है, गुणा में। तो जब गुणा का पक्षांतर होता है तो भाग में जाता है, तो n बराबर हो जाएगा 48/3, 48/3, 3 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। इसमें देखो, इसमें हम 7 का पक्षांतर करेंगे, अचर को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे, हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर। क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो 5m बराबर 17 प्लस कुछ तो जाएगा -7, तो 5m बराबर 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, ये फिर देखो गुणा में, तो इसका भी पक्षांतर करेंगे, तो m बराबर हो गया 10/5, काट देंगे 5 दूनी 10, m बराबर कितना हो जाएगा 2, m बराबर कितना हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो यहाँ देखो 10p, इसको तब ले जाएंगे तो 100 - 10, तो 10p 90 बचेगा, कितना बचेगा 90, तो p बराबर इसको लाएंगे तो 90/10, 0 से 0 काटो, p बराबर 9 आ गया। 3s + 12 -12 हो जाएगा, s बराबर -12/3, 3 चौको 12, तो s बराबर आ जाएगा -4। ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे, उम्मीद है। चलिए अब आते हैं हम चर समीकरणों पर, कुछ इसमें से हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इसमें से हम सॉल्व कराते हैं 2 चरों के रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चरों के रैखिक समीकरण। पहले कुछ 1-2 और सॉल्व करिए। चलिए 2 चरों की रैखिक समीकरण पे आते हैं। पहले तो 2 चरों का होगा कैसे, इसमें देखो एक चर ही थे, इसमें p था, s था, एक थे, अब 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2, तो हेडिंग डालो 2 चरों का रैखिक समीकरण। हेडिंग के लिए है, इसकी परिभाषा लिखो, 2 चरों x व y में रैखिक समीकरण, में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0, ठीक है, जहां a बराबर ना 0 हो ना b बराबर 0 हो, और a और b वास्तविक संख्याएं हों, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, कैसे लीजिए वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। याद रखो ना तो a 0 होना चाहिए ना b 0, डज नॉट इक्वल। पूछो का है, अगर इसमें से एक भी 0 हो गया, अगर तुमसे 2 चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, अगर इनमें से कोई एक 0 मान लिया, हमने मान लिया a 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा by + c। और याद करो जब हम बहुपद पढ़ा रहे थे, रैखिक बहुपद हो गया, एक चर वाला समीकरण बन जाएगा, तो इसलिए कोई भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, 4x - 3y = 5, ये तो हो गया है, 3x - 8y = ये आपके 2 चरों से रैखिक समीकरण हो गए। गुरुजी का इनमें इतना ही होना है, नहीं बच्चा, नहीं, अभी तो इनमें पार्टी शुरू करने का समय आया है। अब ये एक और समीकरण है, हल करते समय 2 को बनाने पड़ेंगे। चलिए अब हम पहले एक अनुमानित मान रख के हल करवाते हैं। कैसे मान रखें, देखो 2 चरों के रैखिक समीकरण का मौलिक रूप देखना, ax + by + c = 0, इसे याद कर लेना, मानक रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछ लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन है, 2x + 3y = 14, कह रहा है इसके मान लिखिए, मान हल कीजिए, इसको क्या कीजिए हल। पहले तो एक बात हम तुमको बता दें, अभी सुनिए, कि जितने चर होंगे और उतने ही इसमें क्या निकलेंगे, जितने चर होंगे उतने ही इसमें क्या निकलेंगे बाबू, उतने ही समीकरण होने चाहिए, क्योंकि 2 चर हैं तो 2 समीकरण होने चाहिए। गुरुजी फिर इसको कैसे करेंगे, अरे हम इसको मान के करेंगे, क्या करेंगे मान के।
लेकिन जब भी समीकरण हल करने की बारी आएगी तो आप याद रखिएगा, अगर 2 चर हैं तो 2 समीकरण मिनिमम होने चाहिए, 3 चर हैं तो मिनिमम 3 समीकरण होने चाहिए, तभी एक्स वाई के सारे मान निकलेंगे। अब इसमें मान के करेंगे, मान के काहे लिए करेंगे, हम ग्राफिक्स पढ़ेंगे। गुरुजी पहले पढ़ा देते बहुपद में ग्राफ, नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि द्विघात बहुपद आ जाता तो फंस जाते। अब यहाँ लीनियर आएगा तो नहीं फंसोगे। पहले तो इसके पहले समझने के पहले हम तुमको कुछ बता दें। ये समझो, ये कौन सा अक्ष है? इसको आपको पढ़ाया होगा एक्स अक्ष। क्या पढ़ाया होगा? एक्स अक्ष। जो खड़ी रेखा होती है इसको बताया गया होगा वाई अक्ष। जितने बच्चों को बताया है वो आप ना लिखेंगे कमेंट, ये हमने पढ़ा है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी लिखेंगे। ये जो दोनों का कटान बिंदु है इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होगा। एक चित्र बना लो, अब दूसरा बनाना, ये चित्र बना के दूसरा बनाना, फिर उसमें इतना लिखना, और इस तरफ लिखना ये है माइनस एक्स अक्ष और ये है माइनस वाई अक्ष। दो को डायग्राम बनाइए, बनाओ भैया। बनाइए बनाइए। चलो, अब इनमें कुछ कहा जाता है। तीसरा डायग्राम बनाइए, इसको हटाइए, तीसरा डायग्राम बनाइए। ये इसको पहला खाना बोलते हैं, इसको दूसरा खाना बोलते हैं, इसको तीसरा खाना बोलते हैं, इसको चौथा खाना बोलते हैं। देखिए, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम 4 अंग हैं इसके, तो पहला चतुर्थांश है, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये है द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद देखिए अगला, ये है तृतीय चतुर्थांश। ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश लिख लिया। देखो इसमें जो भी, अब जो इसके मूल बिंदु बताया था हमने, मूल बिंदु, तो जैसे मूल बिंदु है तो इसमें निर्देशांक होते हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारा, तो निर्देशांक को 0,0 में लिखते हैं मूल बिंदु के। पहला होता है एक्स अक्ष का, किसका होता है? एक्स अक्ष का। दूसरा होता है वाई अक्ष का, किसका होता है? वाई अक्ष का। ये एक्स अक्ष का था। तो ये इसको क्या कहते हैं? पहले वाले को कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। ये मैंने क्लास 8 में पढ़ाया था, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, भुज और कोटि। चलिए भैया, भुज और कोटि समझ में आया। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। तो जो प्रथम चतुर्थांश में होते हैं इसमें एक्स अक्ष भी प्लस का होता है, वाई अक्ष भी प्लस का होता है। जब इस तरफ आएंगे तो हमने कहा था ये माइनस एक्स है, तो यहाँ एक्स अक्ष माइनस का होगा और वाई अक्ष प्लस का होगा, और हम बताएंगे क्यों। जब इसमें आएंगे तो एक्स भी अक्ष माइनस का होगा, वाई भी होगा। इसमें आएंगे तो एक्स प्लस का होगा, वाई माइनस का होगा। लिखो ये, इसको कहते हैं चिन्ह परपाटी। जब निर्देशांक ज्यामिति आपको कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर देंगे, डिटेल चर्चा कर देंगे। चलिए भैया, भुज और कोटि, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, बस इतना तो मैं आपको नॉर्मल हमको समझाना था। हालांकि इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में खत्म कर लेंगे सारी चीज़ें, जो आपका लगभग रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट हो पाएगा, अगर सब सही चला तो। चलिए, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं इसका मान गुरुजी कैसे हल करेंगे। हम मान लेंगे कि x बराबर 0 है, हमने मान लिया x बराबर 0 है, तो y का मान निकाल लेते हैं। तो x की जगह 0 रख दो,
धन 3y बराबर 14, ये 0 हो गया। 3y बराबर 14, 0 का कोई महत्व नहीं है, 3y बराबर 14, y बराबर आ गया 14/3। तो जब x 0 है तो y कितना है 14/3। एक हल तो इनका ए आ गया। अब हमने कहा सुनो ऐसा करो, y बराबर 0 ले लो, अपने मन से लेना है। कैसे? अपने मन से, क्योंकि हम तुमको अभी समीकरण को हल करना सिखा रहे हैं। इनके संगत मान कैसे होंगे, क्योंकि इससे रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आप y बराबर 0 ले लो। चलो y बराबर 0 लेंगे तो 2x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 14, तो 2x बराबर 14, x बराबर 14/2, x बराबर 7। तो जब x 0 है तो y 0 है तो x कितना है 7 है। कितना है 7 है। पहले इतनी बात समझ में आई तो बोलो यस, तब बोलो यस। ठीक है, ए बी एस का एक हल हो गया, रख सकते हैं इसमें, आपको 14 पाना है। चलो और रखो, काहे गुरु जी 0 ही माने ना मानो। x बराबर ले लो 1, y बराबर ले लो तुम 4 अपने मन से। काहे हमने सोचा रखेंगे, अब देखते हैं हल होता है कि नहीं। 2 गुणा 1 धन 3 गुणा 4 बराबर 14 अब आना है। कितना आना है 14 आना चाहिए, अगर ये सही है तो 2 प्लस 4 थी 12 बराबर 14, 14 बराबर 14। देखो इसमें हमने दोनों मान माने तो आ गया। गुरु जी दोनों ना मानते तो क्या करते, कैसे निकालते? तो सुनो, हमने मान लिया x बराबर 1, हमने मान लिया x बराबर 1, हमने इसमें रखा 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर 14, तो 2 प्लस 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 माइनस 2, 3y बराबर 12, तो y बराबर 12/3, 3 चौका 12, तो y बराबर 4, y बराबर 4। x 1 है तो y 4 है। कहा गुरु जी y 1 होगा तो x 4 होगा। चलो रखते देखते हैं। हमने कहा y बराबर 1 रखो, तो 2x प्लस 3y की जगह 1 बराबर 14, तो 2x प्लस 3 बराबर 14, 2x बराबर 14 माइनस 3, तो 2x बराबर हो गया 14 में से जब 3 जाएगा तो 11, तो x बराबर क्या होगा 11/2। तो x की वैल्यू क्या है 11/, x की वैल्यू क्या है 11/2। x की वैल्यू क्या है 11/2। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई हो तो एक और अपने मन से कोई मान रख के देखो, अपने मन से एक नाम मान रख के देखो ना भाई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण अनंत हल होते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण अनंत हल निकल आएंगे। तो स्टार बना के लिखी, ये बहुत कोटेशन पूछा जाता है बाबू हाई स्कूल में, इस पे तो कई सवाल भी बन जाते हैं। तो देखो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। देखो भैया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, चलिए अब ज्ञात कीजिए कि आप समीकरण का एक हल है कि नहीं, आपको बताना। अब आपको निकालना सीख गए। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, शेष आपको घर से करके आने हैं इसके। देखिए ये होमवर्क है, और ये होमवर्क क्लास खत्म होने के 12 घंटे के पहले जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझे भेज देंगे। 12 घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर तो, और जो नहीं जुड़े हैं गुरु जी वो कैसे भेजेंगे बाबू? आपकी ईमानदारी, आपका उसमें दिया जाता ना रिस्पॉन्स बॉक्स में, उसमें आप लिखिएगा। हाँ, क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए x बराबर 2 y बराबर 1 निम्न में से कौन सी समीकरण का हल है? कौन समीकरण का हल है? चलो भैया कौन सा समीकरण? पहला कह रहा है
2x प्लस 5y बराबर 9। दूसरा कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 7। तीसरा कह रहा है 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। चौथा कह रहा है 2y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 6। सुनो, पहले आपको करना क्या है, जैसे ये समीकरण दिया x प्लस 2 बराबर 5, तो ये जो वाला पक्ष होता है ये कहलाता है बायां पक्ष। क्या कहलाता है? बायां पक्ष। ये कहलाता है दायां पक्ष। ये जब तुम मान रखोगे x बराबर 2 y बराबर 1, इसमें मान रखोगे, हल करने पे 9 आ गया तो हल है, तो क्या है, तो समीकरण का हल है। नहीं आया तो क्रॉस लगा देना। इसमें रखोगे अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो है, नहीं आया तो क्रॉस। इसमें रखोगे अगर इसको हल करने पे 0 आया तो है, इसको करोगे तो इस तरफ को इस तरफ के दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो हल है। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। अरे गुरु जी आप नहीं बनाएंगे? नहीं गुरु जी नहीं बनाएंगे। एक और क्वेश्चन है, वो कुछ मेहनत करो, उन्होंने मेहनत नहीं करते। प्रत्येक समीकरण में ये सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करवाएंगे, लेकिन हम उसके पहले चाहते हैं कि आप सब बना के हमको भेजें। प्रत्येक समीकरण, यही एक सिंसियर स्टूडेंट की पहचान होती है। प्रत्येक समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है। इसमें प्रत्येक का एक हल है, प्रत्येक का एक हल है। कह रहा है एक हल है। पहला है 3x प्लस ay बराबर 6। दूसरा है ax माइनस 2y बराबर 10। तीसरा है 5x प्लस 2ay बराबर 3a। इसको आपको हल करना है और हल करने के बाद एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। 2 x माइनस 3 माइनस 3 y माइनस 1 बराबर 0 के 4 हल निकालो। कितने? 4 हल ज्ञात कीजिए। अब कैसे 4 हल निकालोगे बाबू? जैसे अभी हमने निकलवाए थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही अपने मन से मान के निकालना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हालांकि छोटी सी क्लास रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं और कल आपको चर रैखिक समीकरण समझ में आएगा और कैसे हम दो समीकरण को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, वज्र गुणनखंड विधियाँ क्या होती हैं, बहुत होगा। लेकिन अगर याद रखना बाबू, बहुपद आपने मिस किया, बहुत मिस किया। अगर इसको मिस कर गए तो आधी मैथ खत्म हो जाएगी आपकी। आगे के टॉपिक आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए मक्कारी मत करना। क्लासेस डेली देखना, इनको अच्छे से हल करना। ये लिखा है 9 समझ मत लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।